बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब, कहा भारत के साथ कशीदगी पहले से कम हुई लेकिन खतरा बरकरार है। कलअदम तंजीमों पर पाबंदी दाखिली मामला है, कोई फैसला बैरूनी दबाव पर नहीं किया जा रहा। अरकान ने वजीर आजम की अमन इक़दामात को सराहा, कामयाब सफारतकारी पर शाह महमूद की भी सताइश। I would say close to the wall because when they violated their space, undertook an aggression, we went for response. भारत के साथ कशीदगी में कमी आई लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया, अब बॉल भारत के कोर्ट में है। दूसरों पर इल्जामात से बेहतर है भारत अपना घर दुरुस्त करे। कश्मीरियों पर मजालिम जारी रहे तो इसका रद्द अमल फितरी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गूंज। पाकिस्तानी तैयारों का मुकाबला करना है तो राफेल तैयारे खरीदने की इजाजत दी जाए। अटॉर्नी जनरल के इस्तदा तैयारों की डील की दस्तावेजात चोरी होने का दावा भी किया। अदालत का तहकीकात का हुक्म, उधर राफेल डील मोदी के गले का फंदा बनने लगी। ऑपोजिशन का FIR दर्ज कराने का मुतालबा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया के एजाज में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इशाया। चैम्बर्स के डायरेक्टर्स और मेंबरान की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ पेश। नफीस जकरिया कहते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए ये बेहतरीन वक्त है। लंदन के नवाही इलाके सलाव में कश्मीर कॉन्फ्रेंस, मकामी काउंसलर, सियासी जमातों के कायदीन और कश्मीरी रहनुमा बड़ी तादाद में शरीक हुए। भारतीय फौज के मुजालिम की सख्त मजम्मत। बालाकोट हमले पर मोदी सरकार पर तनकीद। साबिक मेयर ऑफ स्लाव काउंसलर इशरत शाह का कहना है कि तहरीक कश्मीर के लिए औरतों और बच्चों को बाहर निकलना होगा। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहती है कम्युनिटी भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरी बच्चों को शऊर दे। मुत्तहिदा अरब अमारात में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी के एजाज में इशाया, कारकुनों की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है, भारत जंग की धमकियां देना बंद करे। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत ने जंग मुसल्लत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लंदन में पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की गुफ्तगू, मुल्क की सलामती के लिए फौज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। हॉलैंड में मुकीम सिख कम्युनिटी भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पुरस्कार निकली। करतारपुर राहदारी के ऐलान ने सिखों के दिल मोह लिए। पायलट की रिहाई बेहतरीन इकदाम है। 92 न्यूज से सिख कम्युनिटी की खुसूसी गुफ्तगू। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सिटी सेंटर में डीजल गाड़ियों के दाखिले पर क्लियर एयर जोन चार्जेस लगाने का फैसला। पॉलिसी अगले साल से नाफिजुल अमल होगी। ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अफरादी कुव्वत और कंपनीज के माबैन ताउन को फरोग देने के लिए नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 100 से जायद कंपनियां शरीक हुई। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में रंगारंग चाइल्डहुड शो, वालिदैन और कम्युनिटी शख्सियात की शिरकत। प्रिंसिपल अदनान नासिर का खुसूसी खिताब। नन्हे बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल मोह लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं महक असलम। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तानी F-16 से हैं पशेबान, दूसरी जानिब आपस में लड़कर हो रहे हैं हल्कान। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से जंग का खतरा टल गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब और कहा कि भारत के साथ कशीदगी पहले से कम हुई लेकिन खतरा बरकरार है। कलअदम तंजीमों पर पाबंदी दाखिली मामला है, कोई फैसला बैरूनी दबाव पर नहीं किया जा रहा। अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के अमन इक़दामात को सराहा। पार्लिमानी रहनुमाओं ने शानदार सिफारतकारी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तारीफ भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पाकिस्तान भारत कशीदगी पर गौर किया गया। कप्तान ने पाक भारत कशीदगी पर अरकान को एतबार में लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बर वक्त और दुरुस्त फैसलों से दोनों ममालिक में कशीदगी भी कम हुई है लेकिन अब भी खतरा बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कलअदम तंजीमों पर पाबंदी से मुतल्लिक हुकूमती फैसले की भी वजाहत की। उन्होंने कहा कि कलअदम तंजीमों पर पाबंदी मुल्क का अंदरूनी मामला है, कोई भी फैसला आलमी दबाव पर नहीं किया जा रहा। कप्तान ने वाज़ेह किया कि जो भी फैसला करेंगे वो मुल्क के मुफाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी पार्टी को आलमी ममालिक के साथ रवाबित से आगाह किया। इजलास के शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अमन के लिए इक़दामात पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत पैगाम पहुँचा। पार्लिमानी रहनुमाओं ने शानदार सफारतकारी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की भी तारीफ की। पार्लिमानी पार्टी ने वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाउडा के साथ ऐवान में खड़े होने का फैसला भी किया और उनकी माफी को मुस्बत इकदाम करार दिया। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था कि फैसल वाउडा की माफी के बाद अपोजिशन की तनकीद बिला जवाज है। पार्लिमानी पार्टी ने इक़्तिसादी इस्लाहाती बिल 2018-19 की मंजूरी दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी शाहीनों का खौफ मोदी सरकार को सताने लगा। राफेल डील केस की समाअत के दौरान पाकिस्तानी F-16 की आवाज गूंजती रही। अटॉर्नी जनरल ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बयान दिया कि अगर राफेल तैयारे भारतीय फजाए में शामिल ना किए गए तो वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आइए इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गूंज सुनाई देती रही। मोदी सरकार ने भारत की आला अदालत में भी पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों अपनी धुलाई का मलबा राफेल तैयारों पर डाल दिया। मोदी ने अपनी शिकस्त का एतराफ अवामी सतह पर किया था कि राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील में मुबैना करप्शन का केस चल रहा था कि भारतीय अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी पाकिस्तान के हाथों तजलील की वजह राफेल तैयारों का भारतीय फजाए में शामिल ना होना करार दे दिया। भारतीय अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत को पाकिस्तानी F-16 तैयारों का मुकाबला करने के लिए राफेल तैयारों की अशद जरूरत है। अगर F-16 तैयारों से भारत को बचाना है तो राफेल तैयारे खरीदने होंगे। वेणुगोपाल का मजीद कहना था कि अगर राफेल तैयारे नहीं होंगे तो भारतीय फजाइया पाकिस्तानी तैयारों के सामने मज़ाहमत कैसे करेगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट मोदी हुकूमत को राफेल तैयारे खरीदने की इजाजत दे। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज KM जोसेफ का कहना था कि फर्ज करें कि बहुत बड़ा जुर्म सरजर हुआ है और आप नेशनल सिक्योरिटी के पीछे छुप रहे हैं। अदालत ने समाअत 14 मार्च तक मुलतवी करते हुए राफेल डील की दस्तावेजात चोरी की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। और राफेल तैयारों की डील मोदी के गले का फंदा बनने लगी। भारत में डील की शफाफियत पर सवालात उठने लगे हैं। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मुकम्मल तहकीकात करने का भी मुतालबा किया है।
लगता है गुजरात और कश्मीर के कसाई का बुरा वक्त शुरू हो गया है। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में भी घेरा तंग होने लगा है। फ्रांसीसी राफेल तैयारों की डील मोदी के गले का फंदा बनने लगी है। भारत में इस डील की शफाफियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नौबत यहां तक पहुंच गई कि ओपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजवाला ने नरेंद्र मोदी पर इल्जामात की बौछार कर दी। उनका कहना था नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में जहाज बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी को नाजायज फायदा पहुँचाया। वक्त आ गया है कि मोदी के खिलाफ FIR दर्ज करके बाकायदा तहकीकात की जाए। मोदी के खिलाफ सेक्शन 131D के तहत करप्शन का सीधा सादा केस बनता है। तर्जुमाने कांग्रेस का कहना था कि मोदी ने 4,305 करोड़ की बैंक गारंटी की रकम बतौर तोहफा दी। इतनी बड़ी रकम वजारत कानून और फाइनेंस को बाकायदा एतमाद में लिए बगैर दी गई। कांग्रेस तर्जुमान का कहना था अगर मोदी राफेल स्कैंडल में मुलव्विस नहीं तो FIR के जरिए खुद को तहकीकात के लिए पेश करें। भारत में इस वक्त ट्विटर पर राफेल डील स्कैंडल टॉप ट्रेंड बन गया है। डील में घपलों की तहकीकाती रिपोर्ट्स तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बालाकोट ड्रामा रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। भारतीय मीडिया की मज़ाक़खेज़ रिपोर्टिंग जारी है और आलमी मीडिया भारतीय मीडिया की फजूल और हकाइक से आरी रिपोर्टिंग पर सर पकड़कर बैठ गया। मशहूर कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, लेकिन भारतीय मीडिया जिस पहाड़ को खोद रहा है इसमें से चूहा भी नहीं निकला। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने और झूठ बेचने की भारतीय मीडिया ने अपनी रविश बरकरार रखी। आज भी भारतीय मीडिया सारा दिन मुबैना तौर पर भारतीय फजाइये की जानिब से सैटेलाइट तस्वीर दिखा कर मातम कर रहा है कि ये बालाकोट की वो जगह है जहां भारतीय फजाइये ने कार्रवाई की। भारतीय मीडिया सबूत के बजाय सर्कल लगाकर तस्वीर से सुराख तलाश कर रहा है, जैसे कि भारतीय तैयारों ने बम नहीं सुइयां मारी थी जिससे सुराख बन गए। सोशल मीडिया पर तो भारतीय मीडिया की खूब दुर्गत बनाई जा रही है, लेकिन अब आलमी मीडिया भी भारतीय एंकर से तंग आ गया और इनके सफेद झूठ को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स ने सैटेलाइट की आला क्वालिटी की तस्वीर जारी की हैं। न्यूज एजेंसी का कहना है कि भारत ने जिन इमारतों पर बम बरसाए वो तो आज भी सही सलामत मौजूद हैं। इसका सबूत ये तस्वीर है। रॉयटर्स के मुताबिक अप्रैल 2018 में भी ये इमारतें मौजूद थी और आज भी बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर हैं। 1000 किलो बम बरसने के बावजूद ना तो इनकी छतों पर कोई सुराख हुआ और ना ही कोई दीवार तबाह हुई। कुछ हुआ भी तो गिनती के चंद दरख्त ही गायब हुए। BBC ने भी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है जिसमें सोशल मीडिया पर बालाकोट में होने वाली हलाकतों का झूठ बेनकाब कर दिया। BBC के मुताबिक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर लोग 292 शिद्दत पसंदों के मारे जाने की बात सही समझ रहे हैं। वो दरअसल एक खुद साख्ता फेक मैसेज है, क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान के बालाकोट कस्बे में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बोर्ड का पहला इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कमिश्नर पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन उस्मान अनवर ने इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी, जबकि इजलास में POC पंजाब के नए एक्ट के मुसव्वदे मुरत्तब करने की मंजूरी भी दी गई। लाहौर से शाहिद चौधरी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के बोर्ड का पहला इजलास। दौरान इजलास वज़ीर आला को आगाह किया गया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 77 केस हल करने के अलावा 34 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वापस की गयी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुल्की मईशत के फरोग में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई वतन भेजते हैं तो इनका खानदान ही नहीं बल्कि मुल्क भी मुस्तफीद होता
होता है। वज़ीर आला ने पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के नए एक्ट का मुसव्वदा मुरतब करने के अलावा एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी। नए एक्ट की तैयारी में मुतल्लिका महकमों से राय लेकर हतमी सिफारिशात पेश करने के अलावा एडवाइजरी काउंसिल के अरकान की नामजदगी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। इजलास में बोर्ड अरकान सूबाई वजीर बाऊ मोहम्मद रिजवान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, तर्जुमान वजीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल, वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन चौधरी वसीम अख्तर, कमिश्नर पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन उस्मान अनवर, चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर अलियास और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। मजीद खबरें भी आप तक पहुंच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में तैनात नए हाई कमिश्नर नफीस जकरिया के एजाज में यूके पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने एक इशाई का एहतमाम किया, जिसमें चैम्बर्स के डायरेक्टर्स के साथ साथ मेंबरान ने भी शिरकत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ दी। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। लंदन में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया के एजाज में दिए गए इशाइये में यूके चैम्बर्स के डायरेक्टर्स समेत सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाइये से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पहले से ज्यादा हैं और मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। बरतानिया को जो है फिर वो मौका मिलेगा कि वो एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सके और उसके अंदर पाकिस्तान जैसा बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान जैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन, पाकिस्तान जैसी बड़ी मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी तिजारत पेशा मुल्क के लिए, किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा है, उनके लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ये बेहतरीन टाइम है। CPEC और दीगर अरब ममालिक की सरमायाकारी से पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत चाहती है कि उनकी मसनूआत बाहर के ममालिक में अपना म्यार बरकरार रखें। वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ी चीज़ स्टार्ट हुई है जो कि बकौल लोगों के एक गेम चेंजर होगा और वो 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने कमिट की थी 2015 में, और ये 15 साल का मंसूबा है, वो अब बढ़ के तकरीबन कोई 68 बिलियन पर पहुंच गई है। ठीक है, और अभी ये चल ही रहा है सिलसिला, क्योंकि उसका भी पहले फ़ेज़ का भी पहला हिस्सा जो है वो ख़त्म हुआ है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एनर्जी पावर जनरेशन से था और वो माशाल्लाह से बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने तय किया है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से नफीस जिक्रिया का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ये कभी भी जंग व जाहिरियत पर यकीन नहीं रखता। मौजूदा हुकूमत ने कई बार भारत को तमाम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की दावत दी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने 2 दफ़ा इस बात का इजहार किया कि आप डायलॉग जो है वो शुरू करें ताकि जो तनाव है, जो टेंशन है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसको कम किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि वहाँ उस खित्ते के अंदर दुनिया के मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन है वहाँ पे, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस खित्ते के जो इकनॉमिक पोटेंशियल है उसके ज़रिए उनको फ़ायदा पहुँच सके। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमजद खान का कहना था कि बरतानिया से ताजरों का एक वफ़द सरमायाकारी की गर्ज से अप्रैल के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान जा रहा है और वहाँ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत करेगा। आपने जैसे देखा है कि आज हमने वेलकम किया अपने हाई कमिश्नर साहब को, उनकी उसमें हमने दावत रखी थी चैम्बर के साथ। मैंने कहा कि सब अपने चैम्बर के नए डायरेक्टर जो हैं उनको बुलाया, और दूसरा हम डेलीगेशन लेके जा रहे थे पाकिस्तान में, वो हमें उन्होंने बताना था कि भाई हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टर हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ज़रूरत है इन्वेस्टर की। सेक्रेटरी यूके PCCI वहीदुर रहमान मियाँ समेत दीगर शुरुका का कहना था मौजूदा हुकूमत के आने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और अब सरमायाकारी बढ़ेगी। ये ज़रूरी था कि एक मुलाकात हो। दूसरा, हम डेलीगेशन चूँकि लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, उस हवाले से भी तबादला ख्याल है। हाई कमिश्नर साहब के साथ भी डेप्यूटी भी यहाँ पे हैं, कमर्शियल अताशी भी यहाँ पे हैं। जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जा रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में निकल रही हैं, उस हवाले से एक तफसीली यहाँ पे गुफ्तगू होगी और अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए क्या लाहेमल होना चाहिए उस पर बातचीत होगी। हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान टू टेक अ डेलीगेशन एंड इंशाल्लाह टू टेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान एंड लाइकवाइज
जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी हम थोड़ा सा एडवाइस देना चाहिए। Talking to businessmen and all the businessmen that will go back to Pakistan to invest is a very good opportunity and it's a very good thing for him to come and discuss with various things with business people and business environment. यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान हाई कमीशन अपनी सिनर्जी इकट्ठी करके हाल में अभी एक हम डेलीगेशन लेके पाकिस्तान जा रहे हैं जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान से यहाँ से लोग पाकिस्तान लेके जाएं और वहाँ के लोगों को इन्वेस्टमेंट का हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और दोनों मुल्कों के अंदर बिज़नेस का एक बाहमी तरीका इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तानी जो तजारती वफूद आते रहे हैं उनको ये रिसीव भी करते रहे और उनके साथ इनकी अच्छी एंगेजमेंट्स और इंटरेक्शन रहा है, तो इनका जाना जो है वो पाकिस्तानी सरमायाकारी और तजारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़फुल रहेगा। पहले भी मैं UKPCCI के लिए काम करता रहूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके हम मिलजुल कर ये जो गैर सियासी प्लेटफॉर्म है इसमें हम मिलजुल कर इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से जो बिज़नेस कम्युनिटी है न सिर्फ पाकिस्तान की और बल्कि यूके की जो बिज़नेस कमेटी है मैं समझता हूँ इसको बड़ा फ़ायदा होगा। तकरीब में सहाफ़ियों को भी पाकिस्तान यूके चैम्बर की एजाज़ी मेंबरशिप दी गई। आखिर में यूके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए डायरेक्टर्स को बैज भी लगाए गए। लंदन के नवाही इलाके सलाओं में कश्मीर में भारतीय फौज के जारी मजालिम पर एहतजाज के लिए कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें काउंसलर्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन समेत कश्मीरी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। तकरीब का इनेकाद सलाओ की साबिक मेयर इशरत नाज शाह ने किया, जिसमें रुकन बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड कुर्बान हुसैन के अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी और मकबूजा कश्मीर में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात के तनाजुर में मुनक़दा तकरीब से मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के पहाड़ ढा रही है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालम का नोटिस ले। तकरीब से खिताब करते हुए लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भारत की तरफ से पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए भारतीय इकदाम की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन का मजीद कहना था कि OIC मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा जमात है और इंडिया मकबूजा कश्मीर समेत भारत के अंदर भी लाखों मुसलमानों का कातिल है। वो कैसे इस तंजीम के इजलास का मेहमान खसूसी बन सकता है। पाकिस्तान जंग नहीं अमन का ख्वाहा है, लेकिन अगर भारत ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहना है पाकिस्तान के स्टेज फनकारों का जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि जंग ना होवे, कोई लड़ाई ना होवे, कि बच्चे ना मरन। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में किसी किस्म का झगड़ा ना रखें, ना जंग करें। जंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने खैर सगाली का पैगाम उनको दिया है, हमने उनका पायलट उनके घर में पहुंचा दिया, उनके बच्चों के पास। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ लोग हैं जो कैद में हैं वो भी अपने बच्चों के पास आ जाए। हम किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते हैं और मेरे ख्याल में कि जंग इसका हल नहीं है। प्यार मोहब्बत से मिलके रहना चाहिए। वहाँ पे भी हमारे सब अपने ही हैं और यहाँ पे भी आपके सब अपने ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी कोई जंग की कोई बात करते हैं तो पाकिस्तान किसी भी बात से पीछे नहीं हटेगा। हम आर्टिस्ट जो है ना, हम लोग सफ़ीर होते हैं अपनी कंट्री के, और हमारे लिए हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़े। ना हमारा कोई जंग से ना पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ होता है, ना ही हमें बोलना चाहिए। जो इंडिया के आर्टिस्ट बोल रहे हैं हमारे बारे में, उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक हैं। हमारा कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स करना। हम अमन चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। साबिक मेयर ऑफ स्लाव काउंसलर इशरत शाह का कहना है कि तहरीक कश्मीर के लिए औरतों और बच्चों को बाहर निकलना होगा। अगर उन्होंने मजलूम कश्मीरियों के लिए कुछ करना है तो बरतानिया में बसने वाले कश्मीरी अपने बच्चों को मकबूजा आबादी में होने वाले जुल्म सितम के हवाले से शऊर दें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। जी, मैं समझती हूँ कि हमारी लेडीज़ को हर मैदान में जहाँ पर वो आगे आ चुकी हैं वहाँ पर कश्मीर के मामले में भी लेडीज़ को आगे आना चाहिए। और तहरीक कश्मीर में हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी अगर माएँ आगे आएंगी तो बच्चे भी इनकरेज होंगे, क्योंकि जो माँ की गोद होती है वो बच्चे का पहला दर्स होता है। हमें तो ये पार्ट ऑफ द लेसन होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब उनकी परवरिश कर रहे हों तो उनको कश्मीर के इस इशू से इतना अवेयरनेस दें ताकि वो बड़े होकर तो उन्होंने ये हमारी जगह संभालनी है और आगे कश्मीर के लिए लड़ना है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जैसे कि कल मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं ऑलरेडी कश्मीर के मामले में मैं अपने एक जज्बे से आगे बढ़ती हूँ और हर प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं कश्मीर के मसले पर मैं यूरोपियन यूनियन तक, यूनाइटेड नेशन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगी और यही मेरा मकसद होगा, जो कि मैंने सबसे पहले कल एक इमरजेंसी में कॉन्फ्रेंस कराई है, जिसमें जो पाकिस्तान और इंडिया की अभी जंग चल रही है और कश्मीर के जो इशू है उस पर मैंने आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह अब मैं आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़कर तो कश्मीर के मसले पर जिस तरह से मैंने सियासत के मैदान में अपना लोहा मनवाया है, इसी तरह से ही मैं कश्मीर के मसले पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगी। और मैं लेडीज़ को यही चाहूँगी कि आप भी आगे आएँ, हर मैदान में आगे आएँ, सियासत हो चाहे कोई भी शोबा हो, औरतों को आगे आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक औरत आगे आना चाहती है तो हमारे माशरे में उसको मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स को रोक दिया जाता है, लेकिन अगर कोई एक औरत आगे आती है तो मैंने खुद देखा है कि जब मैं आगे बढ़ी हूँ तो मुझे डिस्करेज करने के लिए मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे फील हुआ है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तो कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स करके तो मुझे पीछे करने की कोशिश की कि आप आगे ना आएँ। तो मैं इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हुई हूँ कि हमारे माशरे में वाकई ही आज तक भी औरत की कोई मकाम नहीं है। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसको रोकथाम करने के लिए बाकी मर्द जो लोग हैं जो नैरो माइंडेड हैं, नॉट एवरीबडी इज सेम, बट जो नैरो माइंडेड लोग हैं वो उनको स्टॉप करने के लिए खुद तो वो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन मैं उन फीमेल्स में से नहीं हूँ कि जो कि किसी के कहने पर या किसी के नेगेटिविटी पर मैं रुक जाऊँगी। मेरे आगे जितने भी नेगेटिव कोई भी कमेंट्स करेगा या रोकने की कोशिश करेगा तो जिस तरह से दरिया और तूफान का रुख नहीं कोई रोक सकता, इसी तरह से इशरत शाह को भी कोई रोक नहीं सकता। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सिटी सेंटर में आइंदा बरस डीजल गाड़ियों के दाखिले पर क्लियरेंस जोन चार्जेस लगाने का ऐलान किया गया है, जिसके बायस ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर्स ने जुमेरात को एहतजाज करने का ऐलान किया है। इसी पर हम देखेंगे बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट। यूरोप की सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल में डीजल गाड़ियों के सिटी सेंटर में दाखिले पर क्लियर एयर जोन चार्जेस लगाने का फैसला कर दिया गया, जिसका मकसद फजाई आलूदगी पर काबू पाना है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के इस ऐलान के बाद ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर्स सरापा एहतजाज हैं। इस मौका पर एहतजाज का ऐलान करते हुए RMT मिडलैंड्स के सदर राजा अमीन, चौधरी अब्दुल गफूर खाड़क और दीगर ड्राइवर्स ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल में तकरीबन 1400 ड्राइवर्स ब्लैक कैब टैक्सी के साथ काम करते हैं, जो मुख्तसर वक्त में इतनी महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते। We are having a go slow protest on Thursday because Birmingham City Council has got this emission policy which is called a clear air zone. We feel that it's unfair on the drivers whilst they're trying to make an honest living, and they are imposing stringent rules for them to work under, especially purchasing a car which is worth well over £60,000. In this day and age, it is impossible for any driver to purchase a car for that much money. कह रहे हैं कि गाड़ियाँ तब्दील करो, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, काम इतना नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकते, हम इसकी कोई किस्त वगैरह दे सकें। इस वजह से जो है ना हमारा इसके साथ वो दूसरा वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लो, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। Birmingham City Council is don't take the fleet off by the end of the year because we will lose a lot of cabs. Give us another plate cycle so the cab drivers can work on another year without paying congestion charge. That way the drivers has knows in mind that now I have to take my vehicle off. The other thing is that we were given in the last few meetings the electric cab will start from 2026. Now they have given a limit going on 15 years. They moved the goalpost from 26 to 21. So we got only 1 year to decide what we got to buy. If you don't buy a cab, we have to buy this electric cab, which is costs us around about £55,000. मसला में ये पेश आ रहा है कि कौंसिल हमें कह रही है कि नई गाड़ियाँ लें जो यूरो 6 हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार पाउंड की गाड़ी है, तो वो तो यकीनन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे काम है नहीं है, पहले ही काम के हालात काफ़ी बुरे हैं, ऊपर से बाहर से जो कौंसिल हैं उनके ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहे हैं। वोलवरहम्पटन का तकरीबन 7-8 हज़ार ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहा है बर्मिंघम में। पहले तो बर्मिंघम कौंसिल को चाहिए कि वो स्टॉप करें उनको, क्रॉस बारो जो वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे फिर ज़ाहिर काम अच्छा होगा तो गाड़ियाँ ले लेंगे। लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, वो अफोर्ड नहीं हो सकती, इतना काम नहीं है, और जो ऊपर से कंजेस्शन चार्ज है ये भी उन्होंने
हमारे साथ बात करनी चाहिए। ये बगैर हमारे साथ बात किए ये इसको ला रहे हैं और ये गलत है। 1200 ड्राइवर ऑन द रोड है, जिनमें से 1100 के करीब जो है ना वो पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। तो लिहाजा हम सिटी कौंसिल से मुतालबा करते हैं कि ये अपना जो कानून है उसको वापस करें, ड्राइवरों को रोजगार करने दें, क्योंकि ड्राइवर बड़ी मुश्किल से जो है ना इन हालात में गुजरोकात कर रहे हैं। अगर सिटी कौंसिल ने कोई फैसला वापस ना लिया तो हम जो है ना आगे जाएंगे और RMT के प्लेटफॉर्म पे हर किस्म का जो है ना वो सिटी कौंसिल के मुकाबला करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ड्राइवरों की तंजीम RMT कौंसिल ने इस रवैये को रद्द करते हुए कहा कि बर्मिंघम कौंसिल ब्लैक कैब ड्राइवरों को तंग करके उनका मुआशी कत्ल करने की कोशिश कर रही है। कौंसिल के इस रवैये के खिलाफ कल बरोज जुमेरात हड़ताल की जाएगी। ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर स्टॉपा एहतजाज है कि या तो उन्हें नई गाड़ियां दी जाएं या टाइम दिया जाए, नहीं तो बर्मिंघम सिटी कौंसिल के सामने ये एहतजाज करेंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मजीद खबरें भी आप तक पहुंच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आपको बताएं कि KPK के स्पीकर मुश्ताक गनी के एजाज में PTI UAE के मरकजी रहनुमा हाजी मीर हसन की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर मुश्ताक गनी का कहना था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की कोई अमाज का मौजूद नहीं, भारत ड्रामेबाजी बंद करे। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के स्पीकर और तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा मुश्ताक गनी इन दिनों मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज दुबई में तहरीक इंसाफ UAE के सदर हाजी मीर हसन ने उनके एजाज में पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खसूसी स्पीकर मुश्ताक गनी ने अपने खिताब में पुलवामा हमले को प्लांटेड करार दिया। उनका कहना था कि KPK में भारतीय हमले में 350 दहशत गर्दों को मारने का मोदी ने ड्रामा रचाया है, जिसका कोई सबूत नहीं। हमने 2 त्यारे मार गिराए, वीडियो सबूत दुनिया भर ने देखे। उनका मजीद कहना था कि KPK समेत पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं। दहशत गर्दी का सबसे ज्यादा शिकार खुद पाकिस्तान रहा है। पाक फौज तो हमारे वो नौजवान, हमारे जो यंग फौजी हैं, कैप्टन लेवल के लोग हैं, इससे ऊपर वो सरहदों पे इस सख्त सर्दी में वहाँ पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं और आराम से हम पूरी कौम सो रही होती है। तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे एयरफोर्स को, कि जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया और उनके 2 जहाज़ मार गिराए और उनका गरूर जो है वो खाक में मिला दिया हमारी पाक अफवाज ने। और इस वक्त पूरी कौम जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक पेज पे है। और इंशाल्लाह अगर दोबारा भारत ने ऐसी हरकत की तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। तकरीब के मेज़बान और तहरीक इंसाफ UAE के सदर हाजी मीर हसन का कहना था कि इमरान खान को नाकाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म भी इमरान खान ही होगा। जब से इमरान खान आया हुआ है तो पाकिस्तान की अंदरूनी लोग पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात ऐसा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो इसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं। और इमरान खान की सियासत को नाकाम बनाने के लिए बहुत से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सबको पता है कि अल्लाह पाक ख़ुद उन लोगों को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। और इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तकबल का भी वज़ीर आज़म है और आज भी वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अबू ज़बी के सदर रिजवान बंगश का कहना था कि इमरान खान की लीडरशिप का सारी दुनिया खैर मकदम कर रही है, पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम दिया जा रहा है। 92 न्यूज़ की जानब से अहम हुकूमती जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उनका कहना था कि पार्टी जो मुनासिब समझे वो एक अदना कारकुन है और पार्टी की पॉलिसियों के पाबंद हैं। खान साहब जो उनकी लीडरशिप जो है वो सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करे, हमारी तरफ से अमन का पैगाम है। लेकिन हम अगर हमारी तरफ एक बुलेट आएगा तो हम उनको 2 मारेंगे। वो उसका हम बदला जो है वो ज़रूर का हमने दिया भी है, दिखाया भी है दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं हैं। लेकिन हमारी तरफ से हमेशा की तरह एक अमन का पैगाम है कि आएँ, मुल्क को बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी को बढ़ाएं
और अमन को बढ़ाएं। तहरीक इंसाफ अंजुमान के सदर उबैदुल्लाह डोया ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी में भारतीय मीडिया ने इंतहाई मनफी किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सारी दुनिया ने सराहा है। जिस तरह उन्होंने अमन का पैगाम दिया वो काबिल तहसीन है। खान साहब ने जो स्टैंड लिया है वो पूरी दुनिया उसके मौक़िफ़ को जानती है कि उन्होंने पूरी एक अक्लमंदी के साथ, एक दानिशमंदी के साथ एक पूरी दुनिया को ये बावर कराया है कि अगर कोई लीडर हो तो कायद हो तो खान साहब जैसा हो। उन्होंने स्टैंड लिया है। मीडिया ने जो रोल अदा किया इंतहाई नेगेटिव था इंडिया की मीडिया ने, इसके बावजूद हमारे पाकिस्तान की मीडिया का बहुत मुस्बत रोलदार है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तकरीर में पीटीआई रहनुमा कारी असलम सरकानी, अमीर गनी, सैफुल्ला खान, उमैर गुल समेत शुरा ने KPK हुकूमत के तरक्याती कामों को बेहद सराहा। आखिर में कारकुनों की पुरतकल्लुफ खानों से ज़ियाफत भी की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हांगकांग का मुशावरती इजलास कोलून ऑफिस हांगकांग में हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा हालात और तंजीम साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने पाक फौज को भारत के खिलाफ कार्रवाई पर ज़बरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। इजलास में तहरीक इंसाफ हांगकांग की जानिब से पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया कि उन्होंने भारतीय जारिहत पर मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ साथ दुनिया को अमन का पैगाम देते हुए कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारिहत के खिलाफ यकजान होकर मिसाल कायम की और मौजूदा सूरत हाल में अमन की शम्मा जलाने पर वजीर आज़म इमरान खान को नोबेल अमन इनाम जरूर मिलना चाहिए। हॉलैंड में मुकीम सिख कम्युनिटी भी वज़ीर आज़म इमरान खान की दीवानी निकली। कप्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। एक में हमारे नुमाइंदे डॉक्टर कामरान से बात करते हुए उनका कहना था कि दुनिया के तमाम हुक्मरानों को इमरान खान जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट रिहा करके दुनिया भर के अमन पसंद अफराद के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। गुरु नानक देव महाराज जी 500 प्रकाश उत्सव से साडे बड़े भाजी इमरान खान ने जो करतारपुर साहब दे लांघा खोलण दी साडी दोनों देशों सरकार की मंग पूरी की सी। मैं तो उन्होंने दिनों तो उस भाई साहब का दीवाना हो गया। जिंदगी इंसान की बहुत छोटी है। 10-19 बार मौका मिला सी करतारपुर साहब जाके देखने का, तो बड़ा मन उदास होया। बचपन सुनते होंगे सी माँ बाप तो कि अरदास जो गुरुद्वारा साहब बिछड़े हुए हैं उन्होंने दर्शन कराना। दास ने एक चीज़ देखी कि उस दिन बिना ही चश्मे तो इन्ना प्यारा नज़ारा लग्या, उसकी अखां भरियां बह के मैं वापस आ गया जी। मोदी साहब ने भी चाहिए कि जरा एडे वड्डे मुल्क के प्रधानमंत्री उन्हें सोच समझ के गल करन, लेकिन इमरान भाई का मैं बहुत दीवाना हो गया। जिहड़ा सिचुएशन आ पंजाब दी अपने हिंदुस्तान दे विच बहुत समा माड़ा चल रहा है। खास करके पॉलिटिशियन पार्टियां जिहड़ियां जां कमर्शियल मीडिया है, ये तो बचो। ये आवाम नूं एक दूजे के खिलाफ भड़काउंदा है ते जंग दा सिचुएशन पैदा करता है। आपां नूं कमर्शियल मीडिया तो जां पॉलिटिकल पार्टियां तो बचण दी लोड़ है। लोगों का आपस में ही बहुत प्यार है तो इदा ही बनया रहना चाहिए है। लोगों के मन में एक दूसरे प्रति नफरत भरी हुई आ, ताकि असीं जावांगे एक दूजे नाल मिलांगे। वो साडे ही परिवार ने, अपने ही भरा ने। उत्थे कोई कंध नहीं पाई हुई भी जाके तुसीं भी उत्थे पार नहीं कर सकते। उन्होंने मिलो, साडे गुरु घर उधर ने, तुसीं इधर हो, तुहाडीआं फैमिलियां इधर, तुसीं इत्थों गए हो आ। देश तक कोई सी अपने सरकारां ने आपसी लड़ाई लड़ के एक तरह की खड़ी कर दी दोनों में नफरत। वो बहुत वधिया कदम है जिहड़ा भी इमरान खान उन्होंने चक्किया, तो ठीक है, वधिया जी। पाकिस्तान दे विच इमरान खान ने जो किया वो बहुत ज्यादा उन्हें वधिया किया। जो सारे ने सुनिया साडे भी मन शांत होए। इदां दी राजनीति चाहिए जिहड़ा सारे नूं एक अख ना देखे ते एक अख ना सारा बरतारा करे। जदों इमरान खान दी सरकार आई, इन्हें बहुत वधिया काम किया जो साडे सिੱਖੀ भावना वास्ते सी, साडियां रूहां नाल जुड़िया एक काम सी जो किया। भावें हिंदुस्तान बहुत लंबे समय तो इस गल ते अड़चन पा रहा सी, नहीं राह दे रहा सी, पर समा ऐसा बनया है दोनों सरकारां में सलूक इतफाक का समा बनया जो करतारपुर का लांघा खुलन जा रहा है, जिहदे विच भावें हिंदुस्तान की सरकार है वो अजे उन्होंने कोई भी अमले रूप में कोई काम नहीं किया गया, पर जो शलाघा जो काम किया है, जो इंटरनेट के जरिए जो देखा है कि जिहड़ी पाकिस्तान की सरकार है वो बहुत वधिया उत्थे ऑडिटोरियम बना रहे हैं, बहुत वधिया सड़कां वगैरह जो भी कुछ वो करना चाह रहे हैं बहुत तेजी नाल कर रहे हैं, बहुत वधिया गल है। देखो जी, जिहड़ी इंडिया पाकिस्तान की हुण प्रेजेंट सिचुएशन है उत्थे दी, वो सिचुएशन जिहड़ी आ पोलीटिकल आ, लेकिन उहदे विच जिहड़ी हिंदुस्तान की सरकार आ उहदे चों मुनाफा लेना चाहुंदी सी। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ यानी कि पाकिस्तान की गौरमेंट ने इमरान खान ने अपना रोल अदा किया और उत्थे दी पब्लिक ने रोल अदा किया, वो एक बहुत वधिया सी।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। मजीद खबरें भी आप तक पहुंच जाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तान इंटरनेशनल एम्बेसी स्कूल जद्दा में रंगारंग चाइल्डहुड शो मुनक़िद हुआ, जिसमें बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल मोह लिए। इस मौके पर स्कूल के ऑडिटोरियम को कौसे कज़ाक की तरह खूबसूरती से सजाया गया था। जद्दा के पाकिस्तान स्कूल में होने वाले चाइल्डहुड शो में नन्हे फनकारों ने अपने फ़न का दिलकश अंदाज में मुजाहरा किया और हाज़रीन के दिल मोह लिए। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अदनान नासिर ने मेहमानों और बच्चों के वालिदैन को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तकरीब का मकसद नई नस्ल की सलाहियतों को उजागर करना है। सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत को फ़रोग देने और इसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के माबैन ताउन बढ़ाने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर की 100 के करीब कंपनीज़ हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे रियाज से उमैर अली। दारुल हुकूमत रियाज के किंग अब्दुल्ला सेंटर में सऊदी वजारत मेहनत व अफरादी कुव्वत के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश मुनक्किद की गई। रिक्रूटमेंट एंड लेबर सर्विसेज की जानिब से मुनक्किद होने वाली दूसरी सालाना नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी गवर्नर रियाज प्रिंस सुल्तान बिन सलमान ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि सऊदी अरब गल्फ के अंदर सबसे बड़ा अफरादी कुव्वत का मरकज है, जिसमें दुनिया भर के हुनरमंद और प्रोफेशनल्स शामिल हैं। देखिए, सऊदी अरब में पूरे गल्फ की माशी तरक्की में पाकिस्तानी हुकूमतों ने और एक्सपर्टीज ने बड़ा रोल प्ले किया है और अब जरूरत इस बात की है कि उस पोजीशन को कायम करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें अपने जो वर्क फोर्स है उसको ज़्यादा स्किल करना पड़ेगा, उनके रवैयों को बेहतर करना पड़ेगा और ये छोटे और बड़े जुर्म की इस्तेलाह ख़त्म करके इंसाफ पे मबनी लोगों के ज़हन में बात, कानून की अमलदारी को ज़हन में उठाना पड़ेगा, तब हम इस मार्केट में अपनी पोजीशन कायम रख सकेंगे। वरना जो बाकी ममालिक हैं, हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो इस जगह कवर करके हमें अपना पीछे छोड़ देंगे। नुमाइश में पाकिस्तान समेत श्रीलंका, इथोपिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और दीगर ममालिक की जानिब से स्टॉल लगाए गए, जिन पर मुख्तलिफ कंपनियों ने सऊदी अरब के सरमायादारों को अपने ममालिक की अफरादी कुव्वत के मुतालिक आगाही फराहम की। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।